हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे आपके कि सर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज चैप्टर करवा दीजिए। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम यही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का ये लेक्चर नंबर फर्स्ट। लिक्विडेशन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। इनकॉर्पोरेशन मतलब किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन या उसका बर्थ कैसे होता है। बाय लॉ, किसी एक्ट के हिसाब से होता है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले जो 1956 एक्ट लगता था उसके अंदर, या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो एक्ट बना हुआ है, जो कानून बना हुआ है, उसी हिसाब से किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, बर्थ, रजिस्ट्रेशन या कह सकते हैं समामेलन होता है। हिंदी में समामेलन बोलते हैं। तो जिस तरीके से किसी कंपनी का जन्म जो है, बर्थ जो है, इनकॉर्पोरेशन जो है, वो किसी एक्ट, किसी कानून, किसी लॉ के द्वारा होता है, उसी तरीके से किसी कंपनी का लिक्विडेशन यानी कि किसी कंपनी का समापन जो है वो भी लॉ द्वारा होता है, एक्ट द्वारा होता है, कानून द्वारा होता है। ओके, तो इनकॉर्पोरेशन जिस तरीके से कानून द्वारा होता है, उसी तरीके से लिक्विडेशन यानी कि किसी कंपनी का समापन जो है वो भी किसी एक्ट या लॉ के द्वारा ही होता है। ओके, उस बारे में एक्ट कौन से लगेंगे, कौन से लगेंगे, वो डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बता दूं, गला बैठा हुआ है, पूरी फुल कोशिश कर रहा हूं जोर से बोलने की, लेकिन आवाज़ निकल नहीं रही है, तो आपका साथ इसमें मुझे चाहिए। तो आप ध्यान से सुनेंगे, ईयरफोन लगा के सुनेंगे तो अच्छे से आपको सुनाई देगा। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का समापन कैसे किया जाता होगा? तो बिल्कुल सिंपल है। अगर किसी भी बिजनेस को बंद करना होता है तो कैसे करेंगे भाई? उसकी जितनी भी एसेट्स है उसको बेच दो और उससे जो भी लायबिलिटीज है उसको पे कर दो। कुछ पैसा बच जाए तो ऑनर ले जाएगा यानी कि शेयर होल्डर ले जाएंगे, और नहीं बचा तो ओके, ठीक। बट ये पार्टनरशिप फर्म से अलग है, क्योंकि कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटी केवल उन्होंने जो शेयर में पैसा लगा रखा है केवल वहीं तक लिमिटेड होती है, ठीक है। तो वो अपने पर्सनल एसेट्स यहाँ पर ज़्यादा ला नहीं सकते। ओके, अब हम इस चैप्टर के अंदर एंटर होते थोड़ा। मोड ऑफ वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन यानी कि वाइंडिंग अप, समापन, ठीक है। वाइंडिंग अप को हिंदी में बोलते हैं समापन, ठीक है। तो क्या दो तरीके के वाइंडिंग अप होते हैं। एक तो होता है कंपल्सरी वाइंडिंग अप, कंपल्सरी वाइंडिंग अप यानी कि कंपल्सरी कंपनी को बंद करना ही पड़ेगा, उसका समापन करना ही पड़ेगा। और इसको एक और नाम से बुला सकते हैं, वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। तो चाहे कोर्ट, ट्रिब्यूनल का मतलब हो गया कोर्ट, चाहे कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे दे किसी कंपनी को वाइंडिंग अप करने का, या फिर कंपनी खुद ही कंपल्सरी हो जाए उसके लिए कि मुझे वाइंडिंग अप करना ही पड़ेगा क्योंकि कोर्ट से ऑर्डर आ गया, तो बात एक ही है, ठीक है। और नेक्स्ट ये हो गया फर्स्ट। और सेकंड नंबर होता है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। वॉलेंट्री मतलब स्वैच्छिक, ऐच्छिक, इच्छा से, ऐच्छिक बोलते हैं इसको, ठीक है। कंपनी अपनी इच्छा से बंद हो रही है, कोई कंपलसरी नहीं है, या कंपलसरी है या ऐच्छिक है। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, बंद करना पड़ेगा, यहां पर इच्छा है। अब इच्छा क्यों है पढ़ेंगे डिटेल में। अब यहां देखिए, जो वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल है यानी कि कोर्ट जब वाइंडिंग अप करवाता है किसी कंपनी का, तब देखिए दो तरीके हो सकते हैं क्यों वाइंडिंग अप कराएगा। एक तो होता है ऑन इनएबिलिटी टू पे डेप्ट्स। कोई भी कंपनी अपने जो डेप्ट है, जो जिनसे लोन ले रखा है, जिनसे पैसे उधार ले रखे हैं कंपनी ने, उनको वापस ही नहीं कर रही है पैसा। इनएबिलिटी यानी इनेबल हो गई, कंपनी के पास पैसा है ही नहीं, पूरी कंपनी भी बिक जाएगी तो भी पे नहीं कर पाएंगे, ऐसी हालत हो रखी है। लोन बहुत ज्यादा हो गया, एसेट कम है, तो इनएबिलिटी टू पे डेप्ट। तो यहां पर लगता है IBC 2016, वो सी का मतलब कोड ही होता है, IBC 2016 है ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, ये लग जाता है। और अगर यहां पर ग्राउंड्स अदर देन इनएबिलिटी टू पे डेप्ट्स, कंपनी डेप्ट्स का तो पेमेंट कर सकती है, वो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो फिर यहां पर IBC यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 नहीं लगेगा। वो केवल जब डेप्ट को पैसा नहीं दे पाते तब लगता है। वाइंडिंग अप इसी एक्ट के थ्रू होता है IBC 2016 के अंदर। अदर और कोई प्रॉब्लम है, डेप्ट के अलावा कुछ और इनेबिलिटी है, तो फिर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 जो है, कंपनीज एक्ट 2013 जो है, उसके साथ में जो कोर्ट के रूल्स है, जो पहले डिसीजन आ चुके हैं, जो रूल्स बन चुके हैं, उस हिसाब से किसी भी कंपनी का कंपल्सरी वाइंडिंग अप किया जा सकता है, यानी कि ट्रिब्यूनल उसका वाइंडिंग अप करवा सकता है। तो बड़ा सिंपल है ना, आप याद भी रख सकते हैं।
तो कंपलसरी वाइंडिंग अप है या ट्रिब्यूनल द्वारा वाइंडिंग अप जो है वो दो तरीके से हो सकता है। अगर कोई कंपनी अपने डेप्ट पे नहीं कर पा रही है तो आईबीसी कोड लग जाएगा, और अगर डेप्ट पे कर पा रही है लेकिन और कुछ प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से कंपलसरी वाइंडिंग अप हो रहा है, कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो फिर वहां पर कंपनीज एक्ट 2013 विथ कोर्ट डिसीजन लग जाएगा। ओके, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप की बात करें तो वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में अप टू 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 तक तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ही वाइंडिंग अप किया जाता था, कंपनी का समापन किया जाता था। लेकिन 1 अप्रैल 2017 से 1 अप्रैल 2017 या उसके बाद से अब किसी भी कंपनी का वॉलेंट्री इच्छा से वाइंडिंग अप जो है वो किया जाता है आईबीसी कोड 2016 यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के अंदर। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं हम डेफिनेशंस ऑफ वाइंडिंग अप। कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन क्या दे रखी है वाइंडिंग अप की, तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 94A ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वाइंडिंग अप मीन्स वाइंडिंग अप अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013, ऐसा वाइंडिंग अप जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर किसी कंपनी को बंद किया जा रहा है, चाहे वो कंपलसरी हो चाहे वो वॉलेंट्री हो, है ना, चाहे कोर्ट का ऑर्डर आया हो, तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कोई वाइंडिंग अप हुआ हो, या फिर लिक्विडेशन अंडर, लिक्विडेशन वही वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जिसको मैंने आईबीसी कोड बोला था, उसकी फुल फॉर्म ये रही, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। चाहे इस एक्ट के अंदर किसी कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा हो, चाहे आईबीसी के अंदर किसी कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा हो, जो कि 2016 से एप्लीकेबल हुआ है ये एक्ट, तो उसे वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन बोला ही जाता है। ये थी डेफिनेशन ऑफ वाइंडिंग अप, बहुत ही इजी, आपको याद भी हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं और हम देखते हैं वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल यानी कि कंपलसरी वाइंडिंग अप। फर्स्ट वाला कि कोई भी कोर्ट जो है क्यों ऑर्डर दे सकता है किसी कंपनी को कंपलसरी बंद करने का, उसकी इच्छा नहीं है लेकिन बंद करना पड़ेगा, आपको वाइंडिंग अप करना पड़ेगा, एसेट बेच के लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। तो ऐसी कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है जिसके अंदर ऐसा डिसीजन लिया जाता है कोर्ट द्वारा या कंपनी द्वारा, तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है आपका द कंपनी हैज रिजोल्व दैट द कंपनी बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। अगर ट्रिब्यूनल कंपनी ने रिजोल्व किया कि ट्रिब्यूनल जो है वो चाहता है कि कंपनी बंद हो, द कंपनी हैज रिक्वायर्ड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, एजीएम के अंदर 75% वोटिंग आनी चाहिए कि हाँ भाई इस कंपनी का कंपलसरी वाइंडिंग अप कर दो। फिर कंपनी जो है कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगी, कोर्ट का ऑर्डर आएगा, कंपनी का वाइंडिंग अप कर देंगे। लेकिन एसआर पास कराना पड़ेगा एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। आपको पता है दो तरह के रेजोल्यूशन होता है, एक ओआर एक एसआर, है ना। ओआर मतलब ऑर्डिनरी, एसआर मतलब स्पेशल। सेकेंड और क्या हो सकता है, द कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट, कंपनी कुछ ऐसा काम कर रही है जो अगेंस्ट है किसके, या इंटरेस्ट ऑफ जो भारत की एकता अखंडता, आपने नाम सुने होंगे ना, बस वही है ना, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है ना, मॉरलिटी के अगेंस्ट है। तो भारत की एकता अखंडता, मॉरलिटी, पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक ऑर्डर या फॉरेन रिलेशन के खिलाफ अगर कोई कंपनी काम कर रही है तो कोर्ट उसको ऑर्डर देके कंपलसरी उसका वाइंडिंग अप करवा सकता है। थर्ड नंबर है द रजिस्ट्रार। एक तो रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार मतलब वो आरओसी जो कंपनियों का इनकॉर्पोरेशन करता है ना, तो आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और एनी अदर पर्सन, इसके रजिस्ट्रार के अलावा कोई दूसरा पर्सन जो ऑथोराइज्ड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर नोटिफिकेशन अंडर दिस एक्ट कैन मेक एन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिब्यूनल। आरओसी जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है वो ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन लगा सकता है कि इस कंपनी को बंद करो, और वो रीजंस देगा कुछ। इसके अलावा जो ऑथोराइज्ड पर्सन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकता है कि इस कंपनी को बंद करो, रीजन बताएगा। ओके, और अगर वो रीजन ट्रिब्यूनल को यानी कि कोर्ट को सही लगा तो फिर बंद कर देंगे, ठीक है। फोर्थ, द कंपनी हैज मेड अ डिफॉल्ट, कंपनी डिफॉल्ट करती है इन फाइलिंग, क्या फाइल करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न। देखो हर कंपनी को हर साल
अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट को आरओसी के पास में जमा कराना होता है, डिपॉजिट कराना होता है, सबमिट कराना होता है। कहाँ कराना होता है? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में। क्या क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट। अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है और रजिस्ट्रार के पास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट जो है इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 पिछले 5 कंटिन्यू ईयर तक, पिछले 5 साल कंटिन्यू कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट जो है आरओसी के पास फाइल नहीं करी है, तो कोर्ट ऑर्डर देके ऐसी कंपनी को कंपल्सरी वाइंडिंग अप करवा सकता है, उसका लिक्विडेशन करवा सकता है। फिफ्थ, द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन, ट्रिब्यूनल यानी कि कोर्ट की ऐसी ओपिनियन है दैट इट इज जस्ट एन इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाउंड अप। कोर्ट का मानना है, उसकी मान्यता है, उसका ओपिनियन है कि ऐसी कंपनी को बंद कर देना चाहिए। रीजन बताएगा। वाइंडिंग अप कैसा? कंपल्सरी। तो कंपल्सरी वाइंडिंग अप या जो ट्रिब्यूनल ऑर्डर देके वाइंडिंग अप कराता है, एक ही बात है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फिर मामला यहां पर, पिटीशन कौन फाइल कर सकता है वाइंडिंग अप के लिए? किसी कंपनी का अगर कंपल्सरी वाइंडिंग अप करवाना है तो पिटीशन डालनी पड़ेगी कोर्ट को। तो वो कौन कौन डाल सकते हैं? कंपनी खुद डाल सकती है, लेकिन उसके लिए क्या पास करवाना पड़ेगा? मैंने बताया अभी आपको, स्पेशल रेजोल्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूटरी कौन होते हैं पता है? ये शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। कौन से शेयर होल्डर? जो वाइंडिंग अप की डेट है, जैसे जो भी वाइंडिंग अप की डेट है, वाइंडिंग अप की जो डेट है उससे जस्ट पिछले 18 महीने में, 18 महीने विद इन 12 मंथ, वाइंडिंग अप की डेट से जस्ट पहले के 18 मंथ, 18 महीने के अंदर किसी भी पीरियड, 18 महीने के अंदर किसी भी पीरियड में 6 मंथ तक अगर किसी शेयर होल्डर ने शेयर होल्ड करे हो, भले भले बेच दिए हो, कम से कम 6 महीने होल्ड करे थे पिछले 18 महीने के अंदर, तो वो है ना, वो 18 महीने वाइंडिंग अप की डेट से यहाँ के हो सकते हैं, शुरू के भी हो सकते हैं, है ना। तो पिछले 18 महीने का एक टेन्योर आपको दे दिया है ना, पीरियड दे दिया, उसमें किसी भी टाइम 6 महीने तक जिन्होंने शेयर होल्ड करे थे कंपनी के, चाहे शेयर मार्केट से खरीद के या आईपीओ के थ्रू, जो भी है, तो उनको कॉन्ट्रीब्यूटरी बोला जाता है और वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं कंपनी के वाइंडिंग अप की। रजिस्ट्रार यानी कि आपको पता ही है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथोराइज पर्सन जो है पिटीशन डाल सकता है किसी भी कंपनी के वाइंडिंग अप की। ओके, आगे चलते हैं, वॉलंटरी वाइंडिंग अप की बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप जो है उसमें मैंने आपको जैसे बताया कि 1 अप्रैल या 31 मार्च 2017 अप टू यहां तक वॉलंटरी वाइंडिंग अप यानी स्वैच्छिक जो लिक्विडेशन है, समापन है, कंपनी अपनी इच्छा से कर सकती है। तो यहां तक तो लगता था कंपनीज एक्ट 2013 विथ कोर्ट डिसीजंस या कोर्ट रूल्स, ठीक है। ओके, और उसके बाद अब 1 अप्रैल 2017 और उसके बाद में अब क्या लग जाता है इसके ऊपर? IBC 2016, ये भी एक एक्ट है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 लग जाता है और उसके अंदर वॉलंटरी वाइंडिंग अप किया जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यूमेरिकल्स और इसकी स्टेटमेंट्स, पहले स्टेटमेंट समझेंगे और फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आया हो, चैप्टर क्या है उसका एक माइंड मैप बना हो, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई कमी रह गई हो तो भी बता सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।